द डिबेट में आपका स्वागत है। ईरान की सड़कें एक बार फिर जल रही हैं। दिसंबर 2021 से जो ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं, वो देश के शायद सबसे बुरे आर्थिक संकट के बीच हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार की आग सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से है, या इसके पीछे इस्लामिक गणराज्य की पूरी विचारधारा को लेकर मतलब दशकों का गुस्सा है। आज हम इसी सवाल के दो पहलुओं पर गौर करेंगे। तो मुद्दा सीधा है, ईरान में इस अशांति की असली जड़ क्या है? और मैं ये पक्ष रखूंगा कि ये संकट अंदर से उतना नहीं है जितना इसे बाहर से बनाया गया है। ये एक सोची समझी आर्थिक जंग है जो असल में ईरान को घुटनों पर लाने के लिए छेड़ी जा रही है। और मेरा मानना है कि आर्थिक संकट तो सिर्फ एक चिंगारी है। असली मुद्दा इस्लामिक गणराज्य की राजनीतिक और आप कह सकते हैं वैचारिक व्यवस्था है, जिसे ईरान के लोग अब पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। तो चलिए अपनी अपनी बात रखते हैं। जरूर देखिए, ईरान में जो हो रहा है वो सिर्फ महंगाई या बेरोजगारी के खिलाफ एक आम प्रदर्शन बिल्कुल नहीं है। ये कहीं ज्यादा गहरा है। ये उस पूरी विचारधारा के खिलाफ एक विद्रोह है जिस पर इस्लामिक गणराज्य की नींव रखी गई है। इसका सबसे बड़ा सबूत है सड़कों पर गूंजने वाला एक नारा, न गजा न लेबनान, मैं ईरान के लिए अपनी जान कुर्बान करता हूँ। ये कोई नया नारा नहीं है, 2009 से हम इसे सुन रहे हैं, और ये बताता है कि ईरानी लोग अपने शासन की विदेश नीति से कितने तंग आ चुके हैं। आप सोचिए, एक तरफ आपके अस्पताल में बुनियादी दवाइयों की कमी है और दूसरी तरफ आपको पता चलता है कि आपका देश हर साल लगभग $1 अरब हिजबुल्लाह और हमास जैसे बाहरी गुटों पर खर्च कर रहा है। आप कैसा महसूस करेंगी? यही गुस्सा आज ईरान की सड़कों पर है, और इस बार एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव आया है। बाजारी मतलब पारंपरिक व्यापारी वर्ग, जो हमेशा से इस शासन का एक मजबूत स्तंभ माना जाता था, वो भी अब सड़कों पर है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि अब समाज के हर वर्ग को यह यकीन हो गया है कि इस राजनीतिक व्यवस्था के रहते हुए आर्थिक स्थिरता आ ही नहीं सकती। ये सिर्फ पेट की लड़ाई नहीं रही, ये पहचान की लड़ाई बन गई है। मैं संकट को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूँ। इसे सिर्फ अंदरूनी असंतोष कहकर हम उस बड़ी तस्वीर को, मुझे लगता है, नजरअंदाज कर रहे हैं जो ईरान के बाहर से बुनी जा रही है। ये कोई कुदरती आर्थिक मंदी नहीं है, ये एक इंजीनियर्ड आर्थिक पतन है जिसे अमेरिका और उसके सहयोगियों ने बड़ी बारीकी से अंजाम दिया है। रियाल का रातों रात गिरना कोई बाजार का खेल नहीं है। इसके पीछे ठोस वजह है जो अभी हाल ही में हुई। जैसे जनवरी 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो का अपहरण हुआ। इससे क्या हुआ? ईरान का वेनेजुएला के साथ जो $2 अरब का तेल और सामान का नेटवर्क था, वो ठप हो गया। फिर रूसी टैंकर मरीनेरा को जब्त कर लिया गया, जिसने ईरान के गुप्त तेल निर्यात के रास्ते ही बंद कर दिए। हेरात और सुलेमानिया जैसे शहरों से टेलीग्राम चैनलों के जरिए ईरानी मुद्रा बाजार में जानबूझकर उथल-पुथल मचाई गई। क्या ये बाजार की ताकतें हैं? नहीं, ये जंग के हथियार हैं। और हमें जून 2025 के इजरायली हवाई हमलों को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने ईरान की रिफाइनरियों और ऊर्जा के अपनी जरूरत का पेट्रोल भी नहीं बना पा रहा। ये विरोध प्रदर्शन उस बाहरी घेराबंदी का एक सीधा और हताश नतीजा है। आपने बाहरी हमलों की बात की और मैं उस पर आऊंगी, लेकिन पहले उन नारों को समझते हैं जो आप भी मान रहे हैं कि सड़कों पर गूंज रहे हैं। न गजा न लेबनान सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक राजनीतिक ऐलान है। ये ईरान के संसाधनों के बंटवारे पर सीधी सीधी जवाबदेही की मांग है। जब ईरान का सरकारी टीवी सीरिया या यमन में मारे गए अपने लड़ाकों का शहीदों की तरह अंतिम संस्कार दिखाता है और उसी वक्त ईरान के अपने अस्पतालों में मरीज बुनियादी दवाइयों के लिए तरस रहे होते हैं, तो ये शासन की प्राथमिकताओं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि नहीं? लोग अब चुप नहीं हैं। वे देख रहे हैं कि उनका पैसा, उनका खून पसीना कहाँ जा रहा है, और वे इसे खुलेआम अस्वीकार कर रहे हैं। ये सिर्फ आर्थिक तंगी का गुस्सा नहीं है, ये अपनी ईरानी राष्ट्रीय पहचान को वापस पाने की एक कोशिश है, जिसे शासन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय वैचारिक एजेंडे के नीचे कहीं दबा दिया है। मैं मानता हूं कि लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें उस गुस्से की जड़ तक पहुंचना होगा। आप ही सोचिए, जब बाहरी प्रतिबंधों, सैन्य हमलों और आर्थिक तिकड़मों से आपकी अर्थव्यवस्था को जानबूझकर तबाह किया जा रहा हो,
तो क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि आप सरकार के हर खर्च पर सवाल उठाएंगे? ये नारा उस गहरी पीड़ा और हताशा को दिखाता है जो इस बाहरी आर्थिक युद्ध ने पैदा की है। अगर लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही होती, अगर उनका कारोबार चल रहा होता, तो शायद ये नारा इतना ताकतवर नहीं होता। असली सवाल ये नहीं है कि लोग सरकार के विदेशी खर्चों पर नाराज क्यों हैं। असली सवाल ये है कि ईरान को इस नाजुक हालत में पहुंचाया किसने। ये गुस्सा उस लाचारी से पैदा हुआ है जो बाहरी ताकतों ने बड़ी चालाकी से पैदा की है। से इनकार नहीं कर रही, लेकिन क्या एक मजबूत और ईमानदार सरकार इन हमलों का असर कम नहीं कर सकती थी? असल समस्या तो ये है कि जब बाहरी दबाव आया तो अंदर की व्यवस्था पूरी तरह खोखली निकली। यहीं पर दशकों के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का सवाल उठता है। आपने रियाल के गिरने की बात की, इसका एक बड़ा कारण कंप्यूटेशनल ट्रस्ट का टूटना है। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये बाजार की हकीकत है। जब आपकी मुद्रा एक दिन में 10-20% गिर जाए तो एक दुकानदार अपने माल की कीमत कैसे तय करेगा? उसे पता ही नहीं कि कल जब वो नया माल खरीदने जाएगा तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे में व्यापार करना मतलब गणितीय रूप से नामुमकिन हो जाता है। ये शासन की अपनी विफलता है। व्यापारी इसलिए हड़ताल पर नहीं है कि कोई बाहरी ताकत उन्हें मजबूर कर रही है, बल्कि इसलिए कि उनके लिए धंधा करना ही असंभव हो गया है। लेकिन ये कंप्यूटेशनल ट्रस्ट टूटा क्यों? ये आसमान से तो नहीं टपका। आपने मेरे दिए सबूतों को नजरअंदाज कर दिया। रियाल का पतन ठीक तब शुरू हुआ जब संयुक्त राष्ट्र के स्नैपबैक प्रतिबंध वापस लागू हुए। मतलब वो पुराने प्रतिबंध जो परमाणु समझौते के बाद हटा दिए गए थे, उन्हें वापस ईरान पर थोप दिया गया। ये ठीक तब हुआ जब जून 2025 के हमलों ने शहरान ईंधन डिपो और शाह रेफ रिफाइनरी को तबाह कर दिया। ये ईरान की ऊर्जा सप्लाई की रीढ़ थे। आप सोचिए, ईरान जैसा देश जो तेल पर बैठा है, आज पेट्रोल बाहर से खरीदने पर मजबूर है। इससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे बाहरी ताकतों ने जानबूझकर बनाया है। आप आंतरिक कुप्रबंधन की बात कर रही हैं, लेकिन जब कोई आपके घर में आग लगा दे तो आप ये बहस नहीं कर सकती कि घर का नक्शा ठीक था या नहीं। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन आप कारण और प्रभाव को मिला रहे हैं। आपने मरीनेरा टैंकर का जिक्र किया, लेकिन क्या ईरान की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई थी कि एक टैंकर के पकड़े जाने से वो हिल जाए? क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि आंतरिक भ्रष्टाचार और दशकों के कुप्रबंधन ने अर्थव्यवस्था को इतना नाजुक बना दिया था कि एक छोटा सा झटका भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई? मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। सरकार ने जरूरी सामान जैसे दवाइयाँ और खाना आयात करने के लिए व्यापारियों को सस्ते रेट पर डॉलर दिए, लेकिन वो डॉलर कहाँ गए? वो खुले बाजार में बेच दिए गए और उससे मिली रकम से लग्जरी गाड़ियाँ और विला खरीदे गए। ये बाहरी दबाव नहीं, ये अंदरूनी सड़न है। और सरकार की प्राथमिकताएं देखिए। जब संकट आया तो सरकार ने जो नया बजट पेश किया, उसमें आम लोगों पर टैक्स का बोझ 63% बढ़ाने का प्रस्ताव था, लेकिन सेना और वैचारिक संस्थाओं के बजट को छुआ तक नहीं गया। क्या ये बाहरी मजबूरी है? नहीं, ये सरकार की अपनी पसंद है, उसकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। जब आपके निर्यात के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जब आपके तेल की कमाई लगभग शून्य हो जाती है, तो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? क्या उसके पास अपने लोगों पर टैक्स लगाने के अलावा कोई और विकल्प बचता है? ये एक भयंकर चुनाव है, मैं मानता हूं, लेकिन ये चुनाव ईरान पर थोपा गया है। आप इसे सरकार की पसंद कह रही हैं, मैं इसे साम्राज्यवाद द्वारा पैदा की गई मजबूरी कहता हूं। जब देश पर हमला हो रहा हो तो कोई भी सरकार अपने रक्षा बजट में कटौती नहीं करेगी। ईरान को यह महसूस कराया जा रहा है कि वो हर तरफ से घिरा हुआ है और ऐसे में वो अपनी सैन्य ताकत को कैसे कमजोर कर सकता है। ये एक तर्कसंगत प्रतिक्रिया है, भले ही इसके नतीजे आम लोगों के लिए बहुत दर्दनाक हों। आप जिसे अंदरूनी सड़न कह रही हैं, मैं उसे बाहरी जख्मों का नतीजा मानता हूँ। चलिए इस बात पर आते हैं कि इस दर्द को महसूस कौन कर रहा है और वो क्या चाहता है। आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ आर्थिक हताशा है, तो फिर इस बार सड़कों पर कौन लोग हैं? क्या कुछ बदला नहीं है? इस बार के विरोध की अगुवाई वो बाजारी यानी व्यापारी वर्ग कर रहा है जो 1979 की क्रांति के बाद से हमेशा शासन के साथ खड़ा रहा है। उनका विद्रोह ये बताता है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ये संकेत है कि अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची।
और उनके नारों को देखिए। अब नारे सिर्फ महंगाई के खिलाफ नहीं है, नारे सीधे तौर पर सर्वोच्च नेता के खिलाफ लग रहे हैं। लोग राजशाही की वापसी की बात कर रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था की जो इस इस्लामिक गणराज्य से पहले थी। ये साफ तौर पर शासन परिवर्तन की मांग है। प्रदर्शनकारी अब एक ऐसी व्यवस्था से थक चुके हैं जो न तो जवाबदेह है और न ही सक्षम। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि यह एक वैचारिक विद्रोह है। व्यापारी वर्ग इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई, उनकी बचत कुछ ही हफ्तों में 80% तक खत्म हो गई है। यह विचारधारा से ज्यादा अस्तित्व का संकट है। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर आप एक ईरानी व्यापारी हैं जिसने 40 साल मेहनत करके अपना कारोबार खड़ा किया और बाहरी प्रतिबंधों की वजह से 1 महीने में आपकी सारी जमा पूंजी खाक हो जाती है, तो क्या आप लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता के बारे में सोचेंगे या अपने परिवार के पेट के बारे में? जब आपका व्यापार तबाह हो जाता है और आप अपने बच्चों को खिला नहीं सकते, तो आप उस व्यवस्था के खिलाफ खड़े होंगे जो आपको नाकाम कर रही है। लेकिन यह नाकामी बाहरी आर्थिक हमलों से पैदा हुई है। वे व्यवस्था को इसलिए नहीं बदलना चाहते क्योंकि वो अचानक लोकतंत्र के समर्थक बन गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जिस व्यवस्था ने कभी उनकी रक्षा की थी, वो अब बाहरी हमलों के कारण उन्हें बचाने में असमर्थ है। यह एक व्यवहारिक प्रतिक्रिया है, वैचारिक नहीं। लेकिन क्या ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकते? हो सकता है कि शुरुआत अस्तित्व के संकट से हुई हो, लेकिन अब ये एक वैचारिक मोड़ ले चुका है। जब लोग देखते हैं कि व्यवस्था उनकी रक्षा करने में नाकाम है, तो वे उस व्यवस्था की नींव पर ही सवाल उठाने लगते हैं। बाजारी वर्ग का विद्रोह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमेशा से इस व्यवस्था के लाभार्थी रहे हैं। अगर वे भी अब इसके खिलाफ हैं, तो इसका मतलब है कि व्यवस्था का सामाजिक आधार ही दरक रहा है। ये सिर्फ एक आर्थिक चक्र का उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक राजनीतिक युग का अंत हो सकता है। आप इसे युग का अंत कह रही हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये बाहरी ताकतों द्वारा जानबूझकर पैदा किया गया एक दबाव है ताकि ईरान बातचीत की मेज पर कमजोर होकर आए, या फिर वहां एक ऐसी सरकार आ जाए जो उनके हितों के लिए काम करे। इन प्रदर्शनों को उस बड़े भू राजनीतिक खेल से अलग करके देखना एक बहुत बड़ी गलती होगी। अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए एक समन्वित अभियान चला रहे हैं। उनका लक्ष्य स्पष्ट है, शासन पर इतना दबाव डालो कि या तो वो टूट जाए या झुक जाए। सड़कों पर जो गुस्सा दिख रहा है वो उसी रणनीति का एक दुखद परिणाम है। आज की चर्चा के बाद भी मैं इस बात पर कायम हूं कि ईरान एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। भले ही आर्थिक कठिनाइयां इस आग को भड़काने का तात्कालिक कारण हों, लेकिन सड़कों पर गूंजते नारे, प्रदर्शनकारियों का बदलता हुआ सामाजिक ताना बाना और शासन का जवाबदेही से लगातार इनकार, ये सब एक गहरी राजनीतिक और वैचारिक अस्वीकृति की ओर इशारा करते हैं। आर्थिक संकट ने सिर्फ उस आग को भड़काया है जो दशकों से सुलग रही थी। ये केवल एक आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि ईरान की राष्ट्रीय आत्मा को फिर से परिभाषित करने की लड़ाई है, और ये लड़ाई तेहरान की सड़कों पर लड़ी जा रही है। वहीं मैं ये कहूंगा कि हम उस आग को भड़काने वाले बाहरी हाथों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ईरान के आंतरिक संकट को उस बाहरी आर्थिक युद्ध से अलग करके देखना असंभव है जो उसके खिलाफ छिड़ा जा रहा है। सैन्य हमले, प्रतिबंध और वित्तीय हेरफेर, ये सब आधुनिक युद्ध के हथियार हैं जिनका मकसद ईरानी लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी को असहनीय बनाना है ताकि वे अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाएं। विरोध प्रदर्शन उस पीड़ा का एक सीधा नतीजा है। ये समझना बेहद जरूरी है कि ये संकट सिर्फ तेहरान में लिए गए फैसलों से नहीं, बल्कि वॉशिंगटन और अन्य राजधानियों में लिए गए फैसलों से भी आकार ले रहा है। निश्चित रूप से दोनों ही दृष्टिकोण इस बेहद जटिल स्थिति को समझने के लिए जरूरी हैं। ईरान का भविष्य शायद इस बात पर निर्भर करेगा कि ये आंतरिक और बाहरी दबाव आने वाले समय में एक दूसरे के साथ कैसे टकराते हैं और कौन किस पर हावी होता है। उपलब्ध जानकारी में खोजने के लिए और भी बहुत कुछ